आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ट और खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं, वैभव श्रीवास्तव। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे मंथली इनकम स्कीम की। पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसमें एक बार पैसा जमा करना होता है और आपके जमा किए हुए पैसे के रेशो में हर महीने आपकी इनकम, आपकी आमदनी शुरू हो जाती है। तो क्या है ये स्कीम और इस स्कीम का फायदा कौन कौन उठा सकता है, इसी पर डिटेल में बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो बहुत ही खास मेहमान। इंडिया पोस्ट के डायरेक्टर कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस बिशन सिंह और इंडिया पोस्ट के ही असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस सर्विसेज देवेंद्र शर्मा। आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा बिशन सिंह जी से। बिशन सिंह जी, आप हमारे श्रोताओं को, हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि मंथली इनकम स्कीम, ये MIS क्या है? मैं अपने सभी दर्शकों का भी स्वागत करता हूं इस स्कीम में। देवेंद्र जो हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर भी आए हैं, हम दोनों इस टॉपिक पर, विषय पर बात करेंगे। जैसा कि इस स्कीम के नाम से ही विदित है, मंथली इनकम स्कीम, ये एक ऐसा स्कीम है जिससे आपको हर महीने के अंत में कुछ इनकम की प्राप्ति होती है। विभाग ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय के एजेंसी वर्क के रूप में चलाता है। इस स्कीम में कोई भी जो इसका पात्र व्यक्ति है, 4 कैटेगरी के पात्र व्यक्ति होते हैं इसमें। कोई एडल्ट और कोई माइनर जो 10 साल से अधिक आयु का है, और कोई ऐसा अनसाउंड व्यक्ति जिसके गार्जियनशिप में खाता खोला जाता है। वो लोग एक निश्चित राशि इन्वेस्ट करते हैं जिसकी एक लिमिट है। अगर वो सिंगल अकाउंट हो तो 4.5 लाख रुपए, अगर वो जॉइंट अकाउंट हो तो 9 लाख रुपए। वो राशि पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करते हैं। उससे जो ब्याज अर्जित होती है वो उनका मंथली एक इनकम माना जाता है, और वही ब्याज उसको फर्दर इन्वेस्ट भी किया जा सकता है। ये स्कीम विभाग के प्रत्येक डाकघर में, लगभग 1,56,000 डाकघर में सभी कस्टमर्स के लिए उपलब्ध है। बिशन सिंह जी, MIS के बारे में बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल देवेंद्र जी आपसे है कि MIS जो स्कीम है, इसमें कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है, इसका अमाउंट क्या है, इसमें मिनिमम अमाउंट कितना होता है और साथ ही साथ सालाना या जो एनुअल अमाउंट है वो कितना होता है? धन्यवाद वैभव जी। मैं डाक विभाग की ओर से सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूं। इससे पहले कि इस प्रश्न पे हम आगे बढ़े, मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करें, चाहे डाक विभाग की हो या किसी कहीं अन्य की, सबसे पहले उस स्कीम्स के फीचर्स आप जानें। तो डाक विभाग आपको ये सुविधा प्रदान करता है कि आप इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पे जाइए, www.indiapost.gov.in। वहाँ पे आप पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक्स लिंक पे क्लिक करेंगे। सभी योजनाओं की डिटेल्स में जानकारी है। इसके अलावा जो हर योजना के रूल्स हैं वो भी उपलब्ध है, और हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों के लिए भी हमारे इंडिया पोस्ट वेबसाइट के ऊपर हिंदी का लिंक है, उस पर क्लिक करके वो सभी जानकारी हिंदी में देख सकते हैं। आम तौर पे देखने में ये आता है कि लोग या इन्वेस्टर किसी स्कीम के बारे में पूरी जानकारी न होने के कारण जो स्कीम उनको ज़रूरत नहीं होती वो खरीद लेते हैं। उसके बाद उनको पता लगता है कि ये हमारे योजनाओं में सूट नहीं हो रही है, तो वो डिफ़िकल्टी आती है। तो मेरा सभी से पहले ये निवेदन है कि किसी भी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करें, उस स्कीम को पहले आप हमारी इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पे जाके देखें। दूसरा मेरा सजेशन है, सुझाव है, आम तौर पे ग्राहकों की ये क्वारी रहती है कि किस स्कीम में कितना डालें तो हमें कितना मिलेगा। उस क्वारी के लिए बेहतर रहेगा, मैं उन्हें सुझाव देना चाहूँगा, हमारे डाक विभाग ने एक ऐप लॉन्च कर रखी है, पोस्ट इन्फो ऐप। वो आप गूगल स्टोर पे जाके पोस्ट इन्फो ऐप डाउनलोड कीजिए। उस ऐप के माध्यम से आप कितना रुपया किस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं उसका आप पूरी डिटेल और रिटर्न निकाल सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं MIS स्कीम्स के बारे में कि इसको कौन कौन ओपन कर सकता है। इसमें भी दर्शकों के या ग्राहकों के बहुत सारे कन्फ्यूजन है। सबसे पहला थंब रूल उन्हें यह ध्यान रखना है कि इस स्कीम में कोई भी रेजिडेंट इंडियन इन्वेस्ट कर सकता है।
एनआरआई इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अब रेजिडेंट इंडियन की कैटेगरी में 4 कैटेगरी में लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 1, इंडिविजुअल आप अकाउंट खोल सकते हैं, कोई भी व्यक्ति जो बालिग है। जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं अप टू 3 एडल्ट्स। उसके अलावा माइनर अगर 10 साल से अबोव है वो अपने नाम से अकाउंट खोल सकता है और ऑपरेट कर सकता है। एंड 4th कैटेगरी है, अगर माइनर है वो उसके गार्जियन के द्वारा अकाउंट ओपन खोला जा सकता है माइनर का, या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है उनका अकाउंट गार्जियन के द्वारा खोला जा सकता है। देवेंद्र जी, थैंक यू इस सवाल का जवाब देने के लिए कि कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। बिशन जी, आप हमें बताएं कि कोई डिनोमिनेशन ऐसे सेट हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट की जानी है, माने कि 100 रुपये के डिनोमिनेशंस में ही इन्वेस्टमेंट की जा सकती है या हज़ार के डिनोमिनेशन में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। क्या कोई ऐसा सेट अमाउंट है, या जैसे भी हमारे जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं वो चाहें वो इन्वेस्टमेंट में जा सकते हैं? हाँ जी वैभव जी, हाँ इस संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि हाँ इसमें डिनोमिनेशन है। जो MIS का जो अकाउंट खुलता है वो मिनिमम डिनोमिनेशन 1000 रुपीज़ 1000 रुपये से खुलता है, और 1000 रुपये के मल्टीप्लायर में ही सिंगल अकाउंट के लिए 4.5 लाख रुपये, जॉइंट अकाउंट हो तो 9 लाख रुपये। तो हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि हाँ इसका फिक्स्ड डिनोमिनेशन है, 1000 रुपीज़ इनिशियल, और 1000 के मल्टीपल्स में ही ये अकाउंट्स खुल सकते हैं। जी, और जितना भी इसमें इंटरेस्ट रेट हमें मिलता है, क्या ये बार बार, क्या मंथली या 3 मंथली या 6 मंथली या एनुअल, किस तरीके से इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आते हैं, और फिलहाल करंटली इसके इंटरेस्ट रेट क्या चल रहे हैं? वैभव, इस संदर्भ में मैं ये बताऊंगा, जैसे इंटरेस्ट रेट्स की बात आती है, और मैंने शुरू में ही बताया था कि जो भी ये MIS का स्कीम है, ये डाक विभाग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय के एक एजेंसी के रूप में काम करता है, और इसका जो भी रेगुलेटर मिनिस्ट्री है वो वित्त मंत्रालय है। वित्त मंत्रालय हर एक तिमाही के बाद इनके इंटरेस्ट रेट्स की रिव्यू करती है, और हर एक तिमाही के बाद इसके इंटरेस्ट रेट्स के रिवीजन, चाहे वो उसमें वृद्धि हो, चाहे उसी स्तर पे रखना हो, या चाहे उसमें थोड़ी कमी करनी हो, यह हर एक तिमाही स्तर पे होता है, और ये वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इस चीज़ को करती है। जैसे निर्देश वित्त मंत्रालय से आते हैं तो उसके बाद विभाग इसको इम्प्लीमेंट करती है। और अभी भी जो लेटेस्ट 1 सितंबर से 31 दिसंबर के बीच का जो इंटरेस्ट रेट्स अभी वित्त मंत्रालय ने इशू किया था, वो पुराने इंटरेस्ट रेट्स को ही उन्होंने कंटिन्यू किया है, जो इस फाइनेंशियल ईयर का 3य तिमाही के लिए है। और करंट में MIS के लिए जो इंटरेस्ट है वो 6.6% पर एनम मंथली पेड होता है। ये अगला रिव्यू इसका 1 जनवरी को वित्त मंत्रालय के अधीन होना है, और ईयर इंटरेस्ट रेट्स हर तिमाही में क्वार्टरली रिवाइज किए जाते हैं, इस पर विचार किया जाता है, और अकॉर्डिंगली हम डिपार्टमेंट पोस्ट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के निर्देशन पर इस पर कार्रवाई करती है आगे। थैंक यू। बिल्कुल बिशन जी, आपके इस जवाब के बाद मैं थोड़ा डिटेल में जानना चाहता हूँ इस बात को। बहुत से ऐसे लोग हैं जो छोटे बच्चों के लिए, यानी जो माइनर हैं, अभी 18 वर्ष की आयु उनकी नहीं हुई है, उनके अकाउंट खुलवाना चाहते हैं और वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आप देवेंद्र जी, ये सवाल आपसे है, कौन कौन ऐसे लोग हैं जो माइनर्स का अकाउंट खुलवा सकते हैं? ये लीगल क्या ऐसी बात है जो केवल माँ बाप खुलवा सकते हैं, या कोई रिलेटिव्स की ऐसी डेफिनेशन है जो माइनर्स का अकाउंट खुलवाया जा सकता है? और उसमें जो लगने वाला पैसा है, उसमें जो इन्वेस्ट करने वाला पैसा है, वो कितना होगा, और वो माइनर को कब, किस वक्त मिलेगा? आप ज़रा डिटेल में हमारे व्यूअर्स को ये बात बताएं। धन्यवाद वैभव जी। मैं इसमें दर्शकों को जानकारी देना चाहूँगा कि MIS स्कीम अगर माइनर अकाउंट है और 10 साल से अगर अबोव है तो स्वयं खोल सकते हैं। 10 साल से बिलो है तो माइनर अकाउंट थ्रू मदर, फादर और लीगल गार्जियन, इनके द्वारा ही खोला जा सकता है, अन्य किन्हीं के द्वारा नहीं खोला जा सकता है। इसमें एक और विशेषता है MIS स्कीम में, जो 4.5 लाख लिमिट है वो माइनर अकाउंट में अलग से एक माइनर की लिमिट अलग से काउंट होगी। तो एक गार्जियन अपने स्वयं के नाम से 4.5 लाख अकाउंट खोल सकते हैं और अपने माइनर बच्चों के नाम से अलग से 4.5 लाख का इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें जब तक अगर बीच में माइनर मेजर हो जाता है, 18 साल की उम्र हो जाता है, तब वो अकाउंट उनके नाम से कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद पैसा माइनर उसको ऑपरेट कर सकता है, ब्याज उसको मिलेगा।
जब तक बच्चा 18 साल से कम है तब तक वो पेमेंट इंटरेस्ट ऑब्लिक मैच्योरिटी उनके गार्जियन को ही मिलेगा जिनके द्वारा ये अकाउंट खुला है। जी, और अगर ऐसा हो कि बच्चे के माइनर होते हुए ही, उसके मेजर होने से पहले ही हम अकाउंट को बंद करना चाहें, या जो इन्वेस्टर है वो अकाउंट को बंद करवा देना चाहे, तो उस केस में जो अमाउंट मिलता है वो कितना होगा, और जो अमाउंट होगा वो टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? इसमें आपका प्रश्न 2 पार्ट में है। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ आप प्री मैच्योर क्लोजर से रिलेटेड बात कर रहे हैं। जी हाँ। ये स्कीम 5 साल के लिए है, चाहे माइनर के द्वारा खोला जाए या इंडिविजुअल द्वारा अकाउंट खोला जाए। 1 साल से पहले इस खाते को बंद नहीं किया जा सकता। 1 साल से अगर 3 साल के बीच में अकाउंट खोला जाता है तो उसके ऊपर 2% डिडक्शन होता है जो आपने इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है। 3 साल से अगर 5 साल के बीच अगर अकाउंट को प्रीमैच्योरली क्लोज किया जाता है तो उसके ऊपर 1% डिडक्शन होता है। रही बात इंटरेस्ट के ऊपर इनकम टैक्स लगने की, जो ब्याज मिलता है MIS में वो टैक्सेबल है और खाताधारक या जमाकर्ता को अपनी आय के अंदर इंक्लूड करना होता है। जी, बिशन जी, जो ये प्री मैच्योर डिपॉजिट को तोड़वाने की जो बात अभी कही है हमें देवेंद्र जी ने, क्या यही सब रूल्स, क्या यही सब नियम, कायदे कानून क्या बाकी लोगों पर भी अप्लाई होते हैं? मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो 18 साल से ऊपर की आयु का है और वो अपना अकाउंट 5 साल से पहले बंद करवाना चाहता है, या जितने वक्त के लिए भी उसने अकाउंट खोला था उसके लिए उसकी मैच्योरिटी से पहले उसे बंद करवा देना चाहता है। उस केस में क्या होता है कि कितना अमाउंट डिडक्ट किया जाता है, कितना अमाउंट उनको मिलता है, और जो अमाउंट मिलता है वो टैक्सेबल होता है या नहीं होता? जी वैभव जी, जैसे देवेंद्र जी ने बताया कि जो प्री मैच्योर अकाउंट क्लोज़र की बात है वो चाहे माइनर हो या मैच्योर एडल्ट हो, वो सबके लिए वो रूल एक समान है। और जिस प्रकार से प्री मैच्योर अकाउंट में 1 साल तक तो अकाउंट को क्लोज़ नहीं किया जा सकता है, और 1 साल से 3 साल के भीतर अगर उसको क्लोज़ करने की बात आती है तो जो भी अमाउंट है उसके MIS अकाउंट में उसका 2% डिडक्ट करके उसको क्लोज़ किया जाता है। और उसी प्रकार 3 साल से और 5 साल से पहले अगर अकाउंट क्लोज़ होता है तो 1% उसमें डिडक्ट किया जाता है। ये जो प्री मैच्योर क्लोज़र का जो कंसेप्ट है, ये चाहे माइनर हो चाहे मैच्योर हो, सबके लिए एक समान है। और रही बात दूसरी जो आपने टैक्स की बात की है, हाँ, इसका जो ब्याज जो MIS पे मिलेगा वो टैक्सेबल है एज़ पर इनकम टैक्स गाइडलाइंस, एज़ पर इनकम टैक्स रूल्स। इसका जो ब्याज में जो भी टैक्स बनता है वो कस्टमर को, अकाउंट होल्डर को पे करना होता है। जी, बिशन जी, एक इन्वेस्टर है जो मासिक आमदनी चाहता है, मंथली इनकम चाहता है, वो MIS में चला जा सकता है। लेकिन विड्रॉल पीरियड की अगर बात की जाए, बहुत से ऐसे हमारे इन्वेस्टर्स हैं, व्यूअर्स हैं जो ये बात जानना चाहते हैं डिटेल में कि अगर विड्रॉल पीरियड की बात करें तो स्कीम्स जैसे RD, PPF या NSE से अगर कंपैरिजन किया जाए तो किस तरीके से MIS इससे फ़र्क है, और कैसे MIS में जो विड्रॉल पीरियड है उसका फ़ायदा मिलता है इन्वेस्टर को, और क्यों इन्वेस्टर को MIS में आना चाहिए? वैभव जी, आपने एक सवाल के भीतर ही कई सवाल पूछे हैं हमसे। जैसे विड्रॉल की बात की जाए, चाहे वो MIS हो या नेशनल सेविंग्स के अदर स्कीम्स की बात हो, प्री मैच्योर क्लोज़र हर जगह नियम के अधीन उपलब्ध है। क्योंकि स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करने के बाद किसी कारणवश अगर अकाउंट होल्डर को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, जैसे MIS में भी 1 साल बाद आपका प्री मैच्योर क्लोज़र हो सकता है, उसी प्रकार हर एक स्कीम में भी एक मिनिमम कट ऑफ पीरियड के बाद उसका क्लोज़र किया जा सकता है। इसी प्रकार से अगर आप RD में देखें, TD में देखें, और कोई भी अकाउंट में जब भी हम गवर्नमेंट में इन्वेस्ट करते हैं तो गवर्नमेंट एक कट ऑफ पीरियड के बाद ज़रूर उसकी विड्रॉल की सुविधा देती है, प्री मैच्योर क्लोज़र की सुविधा देती है। MIS और दूसरे अकाउंट्स में या दूसरे स्कीम्स में जो प्री मैच्योर क्लोज़र का कंसेप्ट है, उसमें फ़र्क यही है कि MIS में आपको ब्याज तो मंथ एंड में मिल जाता है, जो प्री मैच्योर क्लोज़र होता है वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट, जो हमारा मूलधन है, जो हमने शुरू में इन्वेस्ट किया, उसका मिलता है। और अगर हम दूसरे स्कीम्स के प्री मैच्योर क्लोज़र की बात करें तो उस डेट पर, जिस दिनांक को या जिस डेट को हमने प्री मैच्योर क्लोज़र के लिए कहा है, उस डेट पर जो उसका मूलधन के साथ जो ब्याज बनता है उसका क्लोज़र किया जा सकता है। फ़र्क इसमें दोनों में इतना ही है कि MIS में ब्याज आपको हर महीने अलग से क्रेडिट हो जाता है आपके अकाउंट में, उसको आप यूज़ कर सकते हो, और जो दूसरे अकाउंट से उसमें ब्याज उसी अकाउंट में रहता है, कंपाउंडेड होता है,
और प्री मैच्योर क्लोजर में वो ब्याज के समेत मिलता है। जी देवेंद्र जी, अभी आपने माइनर अकाउंट्स के बारे में हमें बताया कि हमारे इन्वेस्टर्स जो हैं, हमारे व्यूअर्स जो हैं, जो अकाउंट खोलना चाहते हैं या एक माइनर के लिए अकाउंट खोलना चाहते हैं, वो किस तरीके से खोल सकते हैं, किस तरीके से विड्रॉल हो सकता है। अगर जॉइंट अकाउंट की बात की जाए MIS में, तो क्या जॉइंट अकाउंट की सुविधा मौजूद है और कौन कौन लोग मिलकर जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं? धन्यवाद वैभव जी। आपके प्रश्न के पहले पार्ट का मैं जवाब देता हूँ। माइनर अकाउंट ओपन करने के लिए उनके गार्जियन के KYC डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं और माइनर की डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। तो गार्जियन के जो KYC है, अभी रिवाइज नॉर्म्स के अनुसार उनको पैन कार्ड देना है और आधार कार्ड। अगर आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है तो अन्य 5 डॉक्यूमेंट है जो एज ए एड्रेस प्रूफ दिए जा सकते हैं। उनके माध्यम से माइनर का अकाउंट खुल सकता है। आपके प्रश्न का दूसरा पार्ट जॉइंट अकाउंट है। MIS में जॉइंट अकाउंट की फैसिलिटी है जो अप टू 3 एडल्ट्स जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं। जॉइंट अकाउंट में अधिकतम राशि 9 लाख रुपए से खाता खोला जा सकता है और ईच जॉइंट होल्डर का जो शेयर होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। सपोज 9 लाख का खाता 3 जॉइंट होल्डर ने खोला है तो एक जॉइंट होल्डर का रेशियो है वो 3 लाख होगा। अगर 2 जॉइंट होल्डर ने खोला है तो 4.5 लाख होगा। जी, और जब अमाउंट इन जॉइंट होल्डर्स को मिलेगा तो जिन्होंने ये अकाउंट खोला है उन सभी के ऊपर उसी रेशो में जिसमें अमाउंट डाला गया है उसमें टैक्सेबल भी होगा? नो सर, इसमें टैक्स जो है वो केवल ब्याज के ऊपर एप्लीकेबल है। राशि आपकी प्रिंसिपल है, उसके ऊपर कोई टैक्स का प्रश्न ही नहीं होता है। जो मासिक ब्याज मिलता है वो सालाना जॉइंट होल्डर्स को इक्वली अपनी आय के अंदर इंक्लूड करना होता है। तो आपका मतलब है जिस रेशो में जॉइंट अकाउंट में इन्वेस्टमेंट हुई है उसी रेशो में इंटरेस्ट मिलेगा और जिन जिन को मिलेगा वो वहां पर टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट खाते से एक साथ आउटफ्लो होगा जी, और उस इंटरेस्ट को अपनी इनकम में कैसे दिखाना ये जॉइंट होल्डर के ऊपर है। बिल्कुल सही। और ये जो अमाउंट लिमिट है जॉइंट अकाउंट की, जैसा आपने कहा कि 9 लाख रुपए है, क्या किसी केस में ये बढ़ सकती है या घट सकती है, ऐसा कुछ है, या 9 लाख रुपए की जो लिमिट है ये फिक्स्ड है? ये लिमिट है अधिकतम लिमिट। न्यूनतम 1,000 रुपये से खाता खोला जा सकता है। कितने भी खाते खोले जा सकते हैं। इंडिविजुअल लिमिट 4.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जी हाँ, एक आदमी अगर चाहे तो 10-10 हज़ार के 90 खाते खोल सकते हैं। अच्छा, 1,000 के 900 खाते खोल सकते हैं। 4.5 लाख रुपए में 1.5 लाख के 3। और बल्कि मैं तो ग्राहकों को ये सजेस्ट करूँगा कि एक साथ एक कॉर्पस एक अकाउंट में 4.5 लाख डालने के बजाय अगर 1.5 लाख के 3 अकाउंट खुलवाएंगे तो आगे फ्यूचर में 2 साल बाद उनको कभी पैसे की ज़रूरत पड़ी और अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज करना पड़े तो उनको एक ही क्लोज करना पड़ेगा 1.5 लाख का और उनके 3 लाख के चलते रहेंगे। और अगर वो एक ही खाता खोलते हैं 4.5 लाख का बल्क कॉर्पस से तो उस 4.5 लाख को उनको प्री मैच्योरली क्लोज करना होगा। जी जी बिशन जी, बहुत से ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो अलग अलग स्कीम्स में इनकम पाने के लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। MIS है और ऐसी ही बहुत सारी और स्कीम्स हैं। आपको क्या लगता है हमारे इन्वेस्टर्स के लिए क्या MIS इस तरीके से लाभकारी है, फ़ायदेमंद है कि उनको वो एक अश्योर्ड मंथली इनकम मिलती ही मिलती है? और साथ ही साथ कौन से ऐसे लोग हैं या कौन से समाज के वो कौन से तबके हैं और अलग अलग लोग जो हैं जो इस इनकम स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं और किस तरीके से उनको फ़ायदा मिलता है कि MIS में अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहे तो वो क्या सोचे कि क्यों MIS ज़रूरी है या क्यों MIS बहुत अच्छी है उनके लिए? वैभव जी, आपने बहुत ही एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठाया है, एक बहुत ही एक जेन्युइन क्वेश्चन है। जैसे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी बता चुके हैं कि जो MIS का जो अकाउंट है वो 1,000 रुपये से खुल सकता है। 1,000 रुपये से खोल के उसका सिंगल लिमिट 4.5 लाख तक है। जॉइंट में उसका 9 लाख रुपए का लिमिट है। मंथली अकाउंट स्कीम लिमिट्स के हिसाब से लग रहा है कि ये सभी व्यक्तियों के लिए है। जिसके पास अगर 1,000 रुपये भी है वो भी लमसम अपना डिपॉजिट करके उसका मंथली इनकम उससे ले सकता है। और जिसके पास जो खासकर जो रिटायर्ड हो गए या जिनको कोई लमसम अमाउंट मिल गया, चाहे वो 4.5 लाख हो या 9 लाख हो, वो सिंगल अकाउंट या जॉइंट अकाउंट खोलकर उसका जो ब्याज है MIS स्कीम के तहत वो ले सकते हैं। ये हर एक नागरिक के लिए, भारत के हर एक नागरिक के लिए ये बना हुआ है, इनकम लेवल्स के अकॉर्डिंगली बना हुआ है और उसके हिसाब से वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। रही बात मंथली इनकम स्कीम्स और दूसरे स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट की बात है,
हर एक स्कीम में एक मिनिमम लिमिट रहती है, एक मैक्सिमम लिमिट रहती है। ये अकाउंट होल्डर या जो कस्टमर है जिसने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की है, ये उसको देखना है कि मुझे किस तरीके से इन्वेस्ट करना है। पोस्ट ऑफिस के जितने भी जो फाइनेंशियल सर्विसेज के स्कीम्स हैं वो बहुत ही एक निम्नतम तरीके से और एक बहुत गरीब व्यक्ति के लिए भी बना है, और 9 लाख रुपए तक जिसने एक लमसम अमाउंट दे सकते हैं उनके लिए भी बना है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि डाक विभाग के जितने भी जो फाइनेंशियल सर्विसेज की जो स्कीमें हैं वो सभी नागरिकों के लिए है, सभी वर्गों के लिए है, सभी क्षेत्र के लोगों के लिए, और इसमें हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ ज़रूर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के अकॉर्डिंगली। और उनमें MIS तो एक बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है जिसमें इन्वेस्टमेंट निश्चित तौर पे किया जाना चाहिए। बिल्कुल बिशन जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छी बात बताई कि जितने भी तबके हैं समाज के, जितने भी क्षेत्र के लोग हैं, जितने भी वर्गों के लोग हैं, उन सभी के लिए बेहद ज़रूरी है कि MIS जैसी ख़ास स्कीम में ज़रूर इन्वेस्ट किया जाए। और इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है बिशन जी, आप हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स को ये बात बताएं कि मार्केट फ्लक्चुएशन से बहुत से लोग घबराते हैं। सभी लोगों को ये बातें समझ नहीं आती कि बाज़ार में उतार चढ़ाव किस तरीके से चल रहे हैं, और जो भी उनका लगा हुआ पैसा है, क्योंकि आपने कहा कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा तबका समाज का इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। तो जब इन्वेस्ट किया जाता है और हम एक आम नागरिक की बात करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट में एक आम नागरिक को बहुत ही चिंता सताती है इस बात की कि भाई उनका जो लगाया हुआ पैसा है कहीं वो डूब ना जाए। और क्योंकि पोस्ट ऑफिस एक सरकारी संस्था के अंतर्गत चलता है और पोस्ट ऑफिस पर भरोसा बहुत ज़्यादा है लोगों को, तो हम जानना चाहते हैं आपसे कि मार्केट फ्लक्चुएशन का क्या इस चीज़ पर कोई असर पड़ता है? वैभव जी, जैसे हम पहले भी बता चुके हैं, ये सारी जो स्कीम्स हैं ये भारत सरकार द्वारा संचालित हैं। इसमें ये इसकी सॉवरेन गारंटी है इसकी भारत सरकार की। इसमें इसके पीछे जितना भी अमाउंट जो आप इन्वेस्ट करोगे उसका जो रखवाला है या उसका जो फर्दर इन्वेस्ट करने वाला भारत सरकार है। मार्केट फ्लक्चुएशन से ये बहुत संबंधित नहीं है। आपने इन्वेस्टमेंट किया है, आपके एश्योर्ड आपको इसकी जो मंथली इनकम है वो मिलनी है। हाँ, जो भी हमारी ब्याज दरें हैं, जो वित्त मंत्रालय हैं, वो जो ब्याज दरों का निर्धारण करता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बेस पे करता है, जिसमें जनरली हमारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जो उतार चढ़ाव आता है उसके अकॉर्डिंगली ही स्मॉल सेविंग्स के जो ब्याज दर हैं उसको भी तय की जाती है। लेकिन किसी गरीब जन का, किसी भी व्यक्ति का जो इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट, उसकी पूरी गारंटी भारत सरकार की है। बहुत ही सेफ जगह पर है, बहुत ही सुरक्षित जगह पर है। जी देवेंद्र जी, अगला सवाल आपसे है, जितनी भी अकाउंट होल्डर्स को सुविधाएं दी जाती हैं पोस्ट ऑफिस द्वारा, क्या MIS में अगर कोई हमारे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं अमाउंट को, चाहे वो न्यूनतम अमाउंट हो, चाहे वो अधिकतम हो, मिनिमम या मैक्सिमम जो भी अमाउंट हो, क्या उसके अलावा भी ऐसी कोई रिलेटेड सर्विसेज हैं या रिलेटेड सुविधाएं हैं जो पोस्ट ऑफिस इन्वेस्टर्स को प्रदान करवाते हैं, उनको मिलती हैं और जिसका वो फ़ायदा उठा सकते हैं? जी वैभव जी, ग्राहकों के लिए, MIS खाता धारकों के लिए सुविधा है कि वो अपना मासिक ब्याज अपने पोस्ट ऑफिस के बचत खाते में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। एक बार उनको मैंडेट देना होगा, हर माह अपने आप उनके खाते में जमा हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन उनके पास ये है, वो मैंडेट देके अपने किसी बैंक खाते में भी अपना मासिक ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। जो ग्राहक इस सुविधा का फ़ायदा उठाते हैं उनको कम से कम ये फ़ायदा है कि उनको ब्याज का लॉस नहीं होता। कई बार ऐसे होते हैं जो कस्टमर कैश मोड अपनाते हैं, वो 4 महीने पोस्ट ऑफिस नहीं आ पाए तो उनको उस 4 महीने के ब्याज पे कोई ब्याज नहीं मिलता जी। वही अगर वो अपने MIS खाते का ब्याज अपने पोस्ट ऑफिस खाते या बैंक खाते में ट्रांसफ़र के लिए मैंडेट दे देते हैं तो वो ड्यू डेट पे उनके खाते में क्रेडिट हो जाएगा और उस पैसे पे, उस ब्याज पे उनको ब्याज मिलता रहेगा। जी। उसके अलावा एक और सुविधा, अगर मैच्योरिटी होती है खाता धारक की तो वो अपनी मैच्योरिटी को पोस्ट ऑफिस के बचत खाते में ट्रांसफ़र कर सकता है। साथ ही वो मैंडेट दे के मैच्योरिटी वैल्यू को सीधा अपने बैंक खाते में भी ग्राहक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जी, पैसा बोलता है कि कड़ी में बस इतना ही। आप अपनी राय और अपने सजेशंस हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके लिए हमारी ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसके साथ ही हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।